हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। दिस इज सी एस सी में देबाशीष गोस्वामी एंड आई वेलकम यू टू पी एम एल ए वन शॉट। तो ग्रुप टू में मॉड्यूल टू में आपके ई सी आई पी एल नाम के सब्जेक्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नाम का चैप्टर है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, जिनमें से सबसे फेमस मूवी है शिवाजी द बॉस। तो आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी। और अगर आपने वो मूवी देखी है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत शायद मनी लॉन्ड्रिंग का आइडिया भी हो। तो है क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग, क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशन है इसके अंदर, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कोई पकड़ाएगा तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, ये सारी बातें बच्चों अपन इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करने वाले। वन शॉट यानी कि एक लेक्चर में आपका पूरा का पूरा पीएमएलए खत्म, कंप्लीट, खल्लास। तो सारे डेफिनेशन सारे सेक्शन बहुत ही डिटेल में आज बच्चों पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए। एक्ट का नाम क्या है? पी एम एल ए एक्ट 2002। ये भी बहुत ना इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ। आम तौर पे आप देखिए, जैसे कंपनी एक्ट 2013 है तो वो बहुत जल्दी लागू हो गया, 2013 में ही हो गया। कुछ पार्ट उसके 2014 में हुए, लेकिन लगभग लगभग एक साल के अंदर हर एक्ट लागू हो जाता है। जैसे आप जीएसटी को देखिए, 2017 में आया, लागू हो गया उसी साल। आईबीसी 2016 में आया, उसी साल लागू हो गया। लेकिन पीएमएलए अगर आप देखेंगे तो पीएमएलए 2002 लिखता है, लेकिन मतलब एक्ट के नाम में 2002 है, लेकिन जब ये लागू हुआ जुलाई 2005 में। जस्ट इमेजिन द गैप ऑफ 3 years between the date of establishment एंड द डेट ऑफ एनेक्टमेंट। एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहूंगा, मतलब कहने का मतलब है कि जिस डेट में एक्ट को लाना चाहिए था और जब एक्ट लाया गया उसके बीच देखिए 3 साल लग गए। यानी इस एक्ट में कुछ तो बड़ी खतरनाक बातें हैं जो कि शायद पॉलिटिशियंस एमएलए नहीं लाना चाह रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, काला धन के ऊपर यह एक्ट है और काला धन बहुत ज्यादा इन लोग के पास भी होता है। इन लोग के पास भी कहा मैंने, क्योंकि बाकियों के पास भी होता ही है। ठीक है, चलिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली मतलब क्या है बच्चों? काले धन को सफेद करना, ये आपको इतना तो आपको पता ही है, तभी आप वन शॉट देख रहे हैं। काले धन को सफेद करना यानी कि ब्लैक मनी टर्निंग इनटू व्हाइट मनी, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे खराब कपड़े, गंदे कपड़े जब आप लॉन्ड्री में डालते हैं तो सफेद होके बाहर आते हैं, वैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस हुआ जहां पे काला धन यानी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा एकदम लेजिटिमेट मनी यानी कि सही पैसों की तरह वापस आ जाता है। ये कौन सी मूवी है? बच्चा पार्टी तो एकदम जल्दी जल्दी मूवी गेस कर लेते हैं, हर कुछ देख के रखे रहते हैं। नहीं, ये है बेटा उड़ता पंजाब, राइट। तो यहाँ पे उड़ता पंजाब में अगर आप देखोगे तो ये जो शाहिद कपूर का कैरेक्टर रहता है, इसको ड्रग्स का इशू रहता है, ये ड्रग्स लेते रहता है। तो ये जो ड्रग्स बेचने वाले लोग होते हैं ना, इनके पास भी जो पैसा होता है, ऑब्वियस सी बात है वो सरकार को बताते तो होंगे नहीं कि सरकार हमने ना ड्रग्स बेचा है, सरकार हमने ना क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन किया है, हमने फ्रॉड किया है, हम लोगों ने ऑनलाइन में लोगों को बुद्धू बना के उनसे पैसा ले लिया है। उन लोग बताएंगे तो नहीं, स्वाभाविक सी बात है। और इंसान जो भी पैसा गलत तरीके से कमाता है वो कभी भी नहीं बताता। इंसान गलत तरीके से जो भी पैसा कमाता है वो कभी भी नहीं बताता। और इसी वजह से वो पैसा जो सरकार को पता ही नहीं चला, उस पर टैक्स ही नहीं लगा, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। उसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक मनी, काला धन। तो वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपने गलत तरीके से कमाया है शायद, और इसी वजह से आप सरकार को दिखा नहीं पा रहे हो, और सरकार को दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं कि हमने इतना पैसा कमाया है, तो उस पर टैक्स भी नहीं दोगे। तो ये अमाउंट आपका क्या बन जाएगा बेटा? ब्लैक मनी। ये अमाउंट आपका क्या बन जाएगा? ब्लैक मनी। आगे जाके हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल बात अगर मैं करूं तो ब्लैक मनी आता कहां से है, बैड मनी आता कहां से है? तो स्मगलिंग से आता है। बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग होती है। जैसे हांगकांग में बच्चों सोना बहुत सस्ता है, गोल्ड इज वेरी चीप, तो इंडिया में उस गोल्ड को लाकर बेचा जाता है। किडनैपिंग से पैसे आते हैं, गैम्बलिंग से, फ्रॉड से, प्रोस्टिट्यूशन से। अभी अभी मैंने बताया ड्रग ट्रैफिकिंग, उड़ता पंजाब, वहां से पैसे लोग कमाते हैं। और कमिटिंग एनी अदर क्राइम, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्राइम है बच्चों। उन क्राइम्स को करके उन क्राइम्स को करके जो पैसा कमाया जाता है, उस पैसे को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज बेसिकली नथिंग बट अनअकाउंटेड मनी। इट इज वॉट बेटा? अनअकाउंटेड मनी। ये एक ऐसा पैसा है जिसका कोई अकाउंट नहीं है।
अनअकाउंटेड मनी, इसको आप सरकार को बताते ही नहीं हो, तो क्या इसके ऊपर कोई टैक्स पे किया जाता है? द आंसर इज नो, कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट को क्या इसके बारे में आइडिया है कि आपने कितना ब्लैक मनी कमाया है? द आंसर इज नो, गवर्नमेंट हैज नो आइडिया। गवर्नमेंट हैज नो आइडिया कि आपके पास कितना ब्लैक मनी है। इफ दिस क्लियर एवरीवन? लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि कमाता पूरे साल भर में एज पर गवर्नमेंट 5 लाख है। एज पर गवर्नमेंट अगर कोई इंसान 5 लाख रुपए कमाता है लेकिन वो एक 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को शक हो जाएगा? बिल्कुल सर। इस व्यक्ति ने क्या किया होगा? गैम्बलिंग, फ्रॉड कुछ कर करके पैसे कमाए होंगे। सरकार को 5 लाख ही बताया क्योंकि वही उसका वाइट मनी है, वही उसका वैसा पैसा है जो कि उसने क्राइम से नहीं, सही चीजें करके कमाया है, सही चीजें करके कमाया है। तो उसने 5 लाख सरकार को बताया, लेकिन भैया 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे, तो सरकार को डाउट हो जाएगा, सरकार पकड़ लेगी। तो इस इंसान ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं मैं अपने ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी यानी वो पैसा जो कि आप क्राइम से कमा रहे हैं, जो पैसा आप क्राइम से कमा रहे हैं, जो अनअकाउंटेड रह गया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं भर रहे, गवर्नमेंट को कोई आइडिया ही नहीं है, आपने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं कोई प्रोसेस करूं, मैं कोई प्रोसेस करूं, और प्रोसेस करके क्यों ना मैं इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दूं। और उसका रीजन क्या है बच्चों, समझो। क्योंकि अगर ब्लैक मनी से ये वाइट मनी बन गया, एक बार अगर ये वाइट मनी बन गया, तो अब आप इसका फुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपके ऊपर शक भी नहीं करेगा। सरकार को इसके ऊपर पैसे दे देंगे, आप टैक्स दे देंगे, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ठीक है आपने इतना कमाया है, बस आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटा? ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होता है। इफ दिस क्लियर एवरीवन? पक्का आया समझ कि नहीं आया? तो ब्लैक मनी होता क्या है बच्चों, पहले ये समझो। ब्लैक मनी बेसिकली वो पैसा जो कि अपन क्राइम से, कोई गलत काम करके अपन ने कमाया है, और सरकार को ऑब्वियसली नहीं बताया क्योंकि वो क्राइम से कमाया ना। बताओगे तो सरकार सीधा जेल में डाल देगी कि तुमने क्राइम किया है। अरे जेल हो जाएगी बेटा, पैसा कमाने के चक्कर में कोई अपना क्राइम नहीं बताता। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी बेटा, प्रॉब्लम भी समझो। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आप वाइट मनी कमाते हैं 5 लाख और आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो सरकार को आपके ऊपर डाउट होगा ही होगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कि ये पक्का कुछ गलत काम करके कमाता होगा फिर, और आप जेल में चले जाओगे। आप उससे बचने के लिए क्या करते हो? आप उससे बचने के लिए सोचते हो कि क्यों ना मैं अपने उस ब्लैक मनी को, गलत पैसों को किसी तरीके से व्हाइट में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं। अगर मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, उसको लेजिटिमेट मनी बना दिया, सही पैसा बना दिया, तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब मैं उससे कुछ भी चीजें खरीद सकता हूं, उससे कुछ भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? अगर आप कहानी पकड़ लेंगे ना मेरी, तो आपको पूरा का पूरा लॉ भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहली बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है कि भैया टैक्स के टर्म्स में अगर अपन देखें तो इससे सरकार का जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। सरकार को कम रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि ब्लैक मनी तो आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप ब्लैक मनी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो कैसे बनाएंगे रोड, वो कैसे लगाएंगे बिजली, वो कैसे कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, देश को इससे नुकसान होगा। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन मतलब होता है घुस जाना। इन्फिल्ट्रेशन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में थ्रू ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे ये दाऊद टाइप के लोग थे जो लोग गलत गलत तरीके से पैसा कमाते थे, और इन लोग क्या करते थे, ब्लैक मनी बैंक वगैरह के थ्रू डाल डाल के उसको वाइट करते थे। अभी अपन प्रोसेस समझेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन गलत पैसा बैंकिंग में आ गया, गलत पैसा इनके कहाँ पे आ गया, बैंकिंग में आ गया। ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। तीसरा, इसी पैसों से देखो वो ड्रग्स बेच रहे हैं, पता नहीं प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे पूरे के पूरे समाज को बहुत ही ज्यादा खराब फर्क पड़ रहा है। डैम्पेन सोशल फैब्रिक, हमारा जो समाज का जो चलने का तरीका है वो पूरा का पूरा खराब हो जा रहा है। और अगर आप मान लीजिए ड्रग्स कर लिए, आप नशा कर लिए, तो आपको लगता है आप कोई अच्छा काम करोगे? द आंसर इज नो, आप डेफिनेटली कुछ गलत ही काम करोगे। तो जब आप गलत काम करेंगे तो सोसाइटी के एथिक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझिए बात को, ड्रग्स करके कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। तो इससे समाज में बहुत चीजें बुरी होंगी। वीकेंड्स द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ग्रास रूट लेवल इटसेल्फ। अब भैया जिसके पास ब्लैक मनी, इतना पैसा है, वो पॉलिटिशियन को भी तो खरीद लेगा, खरीदेगा कि नहीं? पुलिस आएगी पकड़ने, पुलिस बोलेगी कि चलो हम आपको जेल लेने जा रहे हैं, बोलेगा अरे पुलिस बैठ रहे, ये 10 लाख तू भी रख रहे, तू भी इंजॉय कर, मैं भी इंजॉय करूंगा। पुलिस बोलेगा हाँ यार सही है, हमारी सैलरी तो कम होती है,
ये एक बार में 10 लाख दे देगा, बढ़िया है। और मान लो अगर पुलिस वाला ईमानदार निकल भी गया तो जज को खरीद लेगा, जज भी ईमानदार निकल गया तो पूरा पूरा जेल खरीद लेते हैं भाई लोग। ये जो लालू प्रसाद यादव और ये सब थे, इन लोग भैया इतने जेल में डाला गया था इनको, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए जहाँ पे इनको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता था, और इनकी कोई ऐसी बीमारी मारी थी नहीं, बढ़िया आराम से हॉस्पिटल में बैठ के अपना लाइफ एंजॉय कर लिया, जेल गए ही नहीं। तो भैया हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ना इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। इनके पास इतना पैसा है कि कहीं ना किसी को खरीद के अपना काम निकाल ही लेते हैं। गॉट इट। अगला, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एज अ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स गिव्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे देश को ना सब लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे देश में देखो इनकम इतनी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, हैप्पीनेस कम है। अरे भाई बात ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम नहीं है, काफी ज्यादा है, लेकिन लोग अपने पैसों को बताते ही नहीं है। इसी को पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल इकोनॉमी। सर अगर हम बताएंगे ही नहीं कि हम कितना कमाते हैं तो देश का जीडीपी भी कम होगा और पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, तो स्टैटिस्टिक्स खराब आएंगे और देश की छवि बाहर खराब बनेगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर हार्मफुल इफेक्ट आता है तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहले ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 4-5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, तो ये 4 या 5 पॉइंट आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, काफी रहेगा। ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट बैड मनी इंटू गुड मनी। बैड मनी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ब्लैक मनी, जो कि आपने गलत तरीके से कमाया है। और गुड मनी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? वाइट मनी, जो कि आप लेजिटिमेट कर दे रहे हो, यानी कि उसको लीगल कर दे रहे हो। तो इंसान क्या करता है ना, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा, कुछ पॉलिसी को बाद में सरेंडर कर देगा, उस पैसे को ले लेगा कैश में, और उसको कैश में लेकर क्या करेगा? कहीं ना कहीं गलत काम करेगा। ये आपको शायद बहुत अच्छे समझ नहीं आया हो, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच इलीगल फंड एंड एसेट आर कन्वर्टेड इनटू लेजिटिमेट फंड एंड एसेट। कोई गलत पैसों को आप वाइट में कन्वर्ट कर रहे हो। इन अदर वर्ड इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल या बैक मनी ऑफ अ पर्सन इन लीगल और वाइट मनी। काले धन को सफेद में करना। इट इज द प्रोसेस यूज बाय क्रिमिनल टू वॉश देयर टेंटेड मनी, यानी जिसपे धब्बा लग गया है काला धन, टू मेक इट क्लीन। देखिए ये कन्वर्जन करने का तरीका। अब ये मूवी देखा होगा आप लोगों ने, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा भैया इंडिया में जिसने ये मूवी ना देखी हो। ठीक है, ऐसे बच्चे भी नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दे, सर हमने नहीं देखी है मूवी। क्या बात है। शिवाजी द बॉस, नरन 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 नरन। तो शिवाजी द बॉस में आपने देखा होगा कि ये जो सीन है, ये बेसिकली इट इज नथिंग बट अ सीन ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग। ये पॉलिटिशियन है और इस पॉलिटिशियन के पास बहुत सारा काला धन पड़ा हुआ है, राइट। इसने इधर उधर से किसी तरीके से बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब यहाँ पे शिवाजी जो है उसको धमकी देता है कि क्या रे, ठीक है, पैसा देता है कि नहीं मेरे को। तो वो बोलता है कि देखो मैं आपको पैसा तो नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो फिर शिवाजी दा बॉस बोलता है क्या ही कर लोगे तुम मेरा, पुलिस कंप्लेंट तो कर नहीं सकते, कैसे करोगे, ये तो ब्लैक मनी है। तुम जैसे पुलिस को बताओगे कि इतना पैसा ये सामने वाला जो है वो चुरा रहा है, तो पूछेंगे कि इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से, पहले तो ये बताओ, तो तुम वहीं फंस जाओगे। तो बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे वो पैसा दे दो, कमीशन दे दो, और फिर मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं आपकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। पर शिवाजी द बॉस निकलता है बदमाश, कमीशन वगैरह भी ले लेता है, पैसे वगैरह भी ले लेता है, और फिर खबर भी कर देता है ईडी के ऑफिस को, और फिर इसी घर पे रेड वगैरह भी पड़ जाती है। गॉट इट? याद आ रहा है क्या आप लोग को? तो ये जो सीन है बच्चों, यही मनी लॉन्ड्रिंग का सीन है। बाद में फिर किसी तरीके से जो विलन रहता है शिवाजी द बॉस को मार देता है। क्या आपको ये भी याद है? द आंसर इज यस। बाद में शिवाजी क्या करता है, इसके पास पैसे तो क्योंकि आ चुके होते हैं, शिवाजी के पास पैसे तो होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके पास जो पैसा है ना, लेकिन वो भी गलत पैसा ही है। तो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो शिवाजी द बॉस क्या करता है बच्चों, इंडिया से वो जो ब्लैक मनी है ना, इंडिया से वो जो ब्लैक मनी है किसी तरीके से अपने दोस्तों को भेज देता है, या बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग अकाउंट्स में डलवाता है। अलग अलग एक बैंक अकाउंट में ना एक लिमिट होती है। जैसे 10 लाख का आप एज्यूम कर लीजिए
कि एक 10 लाख की लिमिट होती है किसी भी बैंक अकाउंट में। अगर एक बार में 10 लाख से ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, बैंक मैनेजर उसको ऊपर ध्यान रखता है कि कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा आया, कहाँ खर्च हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो लोग बहुत ही स्मार्टली क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट में ना 10-20 हज़ार, 10-20 हज़ार, 10-20 हज़ार या 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1 लाख ऐसा करके डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, किसी की नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि इतना तो नॉर्मल आदमी ट्रांजैक्शन करता ही करता है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। बैंक अकाउंट में डलवा के फिर उसको इंडिया से दूर कर देंगे और उसको पूरे वर्ल्ड में इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे कर करके घुमाएंगे, ताकि उसका ना कोई ट्रेस ना मिले, कोई सबूत ना मिले कि वो एक्चुअली आया कहाँ से। जैसे मान लो कि हमको पता चल गया कि ये इंडिया से आया, तो ये भी पता कर लेंगे कि इंडिया में कहाँ से आया। तो इसी वजह से इंसान क्या करता है, अलग अलग बैंक अकाउंट में डलवाता है और फिर उन्हीं बैंक अकाउंट को पूरे दुनिया के अलग अलग जगहों से क्या करता है, घुमाता है, उस पैसों को घुमाता है, ताकि ट्रेस ना कर पाए कोई कि सबसे पहले ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, इतना घुमा दो कि जो सबसे ओरिजिनल सोर्स है, दैट इज इंडिया, वो किसी को पता ही ना चले। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ? और फिर जब ये सब हो जाएगा तो वापस से इसको वाइट मनी की तरह, जैसे डोनेशन बोल दिया कि डोनेशन कर रहे हैं अपन, आपके स्कूल में डोनेशन कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन कर रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के वापस से इंडिया में इसको लाया जाता है। इफ दिस क्लियर एवरीवन? और यही शिवाजी द बॉस में किया गया है। अगर आप लोग को ये मूवी याद होगी तो आपको ये पूरा रिकॉल हो गया होगा, नहीं भी याद होगा बच्चों तो अगली बार जब देखेंगे तो आपको ये याद आएगा। तो सबसे पहले शिवाजी द बॉस ने क्या किया बच्चों, ब्लैक मनी तो था ही उसके पास, उसने उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा। जैसे मान लीजिए अगर उसके पास 1 करोड़ है, तो वो क्या करेगा, 1-1 लाख करके 100 बैंक अकाउंट में डलवा देगा। तो 1 करोड़ रुपए चले गए। अब वो 1-1 लाख रुपए ना यहाँ से इंडिया से श्रीलंका, श्रीलंका से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से चाइना, चाइना से अमेरिका, अमेरिका से इंग्लैंड, ऐसा कर करके घूमेगा वो पैसा। घूमने से क्या होगा कि कोई भी देश कहीं भी पकड़ना चाहेगा ना, तो पकड़ नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि ओरिजिनली पैसा आ कहाँ से रहा है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था और मैं मम्मी के साथ हावड़ा स्टेशन जाता था, कोलकाता में एक बहुत ही फेमस स्टेशन है हावड़ा स्टेशन, वहां पे क्या होता था, चोरी बड़ी खतरनाक टाइप से होती थी। मेरे मम्मी का जो पर्स होता था, पर्स के अंदर एक छोटा पर्स होता था जिसमें मेनली सारे पैसे और गोल्ड वगैरह भी रहता था। तो वो बड़ा वाला पर्स नहीं चोरी कर देते, क्योंकि वो तो पता चल जाएगा, फील हो जाएगा, अरे बड़ा सा पर्स था कहाँ गया। लेकिन वो छोटा सा पर्स होता है ना, वो फील नहीं होता, क्योंकि वो तो बैग के अंदर होता है। तो लोग उसको चोरी कर देते, और सिर्फ चोरी ही नहीं करते थे। अब जैसे इनकी गैंग जो होती थी ना, 6-7 लोगों की, वो कैसे होती थी कि एक इंसान लेगा, वो तुरंत ऐसे पीछे से दूसरे इंसान को दे देगा, फिर वो पीछे से तीसरे को दे देगा, ऐसे करते 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 वो जो होगा ना, वो 7वें आदमी को पहुंचेगा, जो कि बहुत ही दूर है। गॉट इट एवरीवन? तो मान लो अगर मुझे फील हुआ भी और मैंने इस व्यक्ति को पकड़ भी लिया, तो भी क्या, इसके पास तो पैसा मिलेगा ही नहीं, तो ये छूट जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी दूसरे इंसान को दे दिया है। अगर मैं पहले दूसरे को पकड़ भी लूँ तो तीसरे को दे चुके होंगे तब तक इन लोग। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि ओरिजिनल सोर्स कौन सा, जो पहला चोर है, उससे उससे आप क्या करो, दूर करो पैसा को, ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी उसकी तलाशी होगी, तो पैसा मिलेगा नहीं, वॉलेट मिलेगा नहीं, तो ये बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल सोर्स से दूर करो, और फिर वापस से डोनेशन बोल के, कुछ भी ट्रांसफर बोल के, ये वो कुछ भी बहाना देकर इंडिया में वापस लाओ। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? तो यही 3 स्टेज होते हैं बच्चों, ये कहानी की तरह जो मैंने आपको समझाया, यही 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा प्लेसमेंट। सबसे पहला क्या होता है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब इट इज अ फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज व्हेन द क्राइम मनी इज इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। छोटा छोटा पैकेट करके इसको बैंक अकाउंट्स में डलाया गया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसमेंट। लेयरिंग, द इंजेक्टेड मनी इज लेयर्ड एंड मूव्ड और स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट अकाउंट एंड डिफरेंट कंट्री। यानी पैसों को क्या करना बेटा? पैसों को घुमाना। पैसों को क्या करना बेटा? पैसों को घुमाना। तीसरा इंटीग्रेशन, वापस से इंडिया में पैसों को लाना। द मनी एंटर्स द फाइनेंशियल सिस्टम इन सच अ वे दैट द मनी कैन देन बी यूज्ड बाय द ऑफेंडर और पर्सन रिसीविंग एज क्लीन मनी। वापस से इंडिया में ये पैसा आ जाएगा, वापस से इंडिया में ये पैसा आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। तो याद आ रहा होगा, शिवाजी द बॉस पहले बैंक अकाउंट में डालेगा, फिर वहां से पूरी दुनिया में घुमाएगा और वापस से इंडिया में लेगा, क्या बोल के? डोनेशन वगैरह बोल के। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन।
पीएमएलए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। अब हमको इसको क्या करना है, प्रमोट नहीं करना है, प्रिवेंट करना है। प्रमोट नहीं करना है, क्या करना है बेटा, प्रिवेंट करना है। सर ये कंपनी सेक्रेटरीज को क्यों पढ़ाया जा रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, मजा तो आ रहा होगा लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा मान लीजिए कि आपकी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होगी और आप वहां पे कंपनी सेक्रेटरी की तरह अपॉइंटेड हैं, तो आप जरा कंपनी को बताइएगा कि कंपनी कंपनी ये जो आप कर रहे हो ना ये मत करो, नो 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 नो, ये मत करो क्योंकि पेनल्टी बहुत खतरनाक है, जेल भी होगी, पेनल्टी भी लगेगी, बहुत खतरनाक है, मत करो। और हम ये पहचानेंगे कैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है या नहीं हमारे कंपनी में? तो पहचानने के लिए बच्चों आपको प्रोसेस वगैरह सब समझ में तो आना चाहिए ना। गॉट इट एवरीवन? आपके बॉस ने बोला कि एक काम करो, अपने फाइनेंस मैनेजर के साथ मिलके 10 बैंक अकाउंट में पैसों को बांट दो। तो आपके मन में घंटी बजेगी अब कि 10 बैंक अकाउंट में पैसा बांटने क्यों बोल रहा है ये, कहीं ये प्लेसमेंट तो नहीं है? तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बज जाएगी। गॉट इट एवरीवन? इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग सिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसे प्रिवेंट कर सको। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, लेकिन ये आया कब, 1 जुलाई 2005, काफी टाइम लग गया। ये फिलहाल तो पूरे इंडिया पे लगता है, हर जगह लगेगा कोने कोने पे। इंटेंस टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइम, वाइट कॉलर ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं ये सारी चीजों को दूर करना है। इट एम एट कॉम्बैटिंग कैनलाइजेशन ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्टिविटी, प्रोवाइड फॉर अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी ली है मनी लॉन्ड्रिंग से, काले धन से अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो हम उसको जब्त कर सकते हैं, उसको पकड़ के रख सकते हैं। कितने दिन के लिए, 180 डेज तक, जब तक आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। अगर आपको वो याद होगा मूवी का एक सीन शिवाजी द बॉस में, तो उसके घर को ना ताला लगा देते हैं उसके सामने। तो फिर यही है बच्चों अटैचमेंट और सीजर, इसी को क्या बोलते हैं, अटैचमेंट और सीजर। अगर आपके यहाँ पे काला धन पकड़ाया गया तो भैया आपकी कहानी खत्म, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपके बैंक अकाउंट, सब कुछ क्या हो जाएंगे, सब कुछ जब्त हो जाएंगे। इसलिए आपको याद होगी वो शिवाजी द बॉस मूवी, उसमें उसके पास सिर्फ 1 रुपए बचता है जो कि विलन उसको देता है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ कि नहीं? वो आपके पास कुछ नहीं बचेगा बाबू भैया, कुछ भी नहीं। गॉट इट? पक्का? चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया इसका? अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड आया था, वैसे मैं ये भी बता दूं, वाइट कॉलर ऑफेंस, कई लोग को समझ नहीं आएगा अदरवाइज। जनरली क्या होता है ना कि जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो ब्लू कलर पहनते थे क्योंकि उनके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे, पर जो ऑफिस में बैठते थे उनके कपड़े गंदे नहीं होते थे तो वाइट कपड़े पहनते थे। इसी वजह से बड़े बड़े लोग जब क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शिवाजी द बॉस मूवी, अगेन रेफरेंस दे रहा हूँ, वहां पे ना उसका टेंडर वगैरह कुछ कुछ परमिशन वगैरह पास करवाना था, तो शिवाजी द बॉस बहुत सारे ऑफिस में जाता है, दफ्तरों में जाता है और उसके बाद उनको क्या करता है, पैसे देता है, करप्शन करता है, ब्राइब देता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, वाइट कॉलर क्राइम। मैंने कोशिश की है कि जो बच्चा ये मूवी ना भी देखा हो ना उसको भी पूरा समझ में आया हो, क्योंकि मैं सीन बाय सीन समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस मूवी में अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी पॉपुलर मूवी है, इस वजह से मैं उसका रेफरेंस बार बार दे रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? पहला, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है, दूर करना है भैया, करवाना नहीं है। एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन, और अगर किसी ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे बेटा, जब्त कर लेंगे। डेफिनेशन में आ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला, हूसोएवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कोई भी खुद से करे या किसी और के थ्रू कराए, किसी और के थ्रू भी कराओगे तो भी फंस जाओगे। अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी। अटेम्प्ट टू यानी कि अगर आपने कोशिश भी की तो भी आप इस एक्ट में फंस जाओगे। इंडल्ज यानी शामिल होना, इंडल्ज यानी शामिल होना, या नोइंगली असिस्ट यानी कि हेल्प करना, या आप तो पार्टी ही हैं, आप खुद ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, यू आर द वन हु इज डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप चारों केस में फंस जाएंगे। आपने कोशिश की तो भी फंस जाओगे, शामिल हो तो भी फंस जाओगे, हेल्प किया तो भी फंस जाओगे, और खुद ही पार्टी हो, खुद ही करवा रहे हो, खुद ही करवा रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग, तो भी फंस जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट, तीनों को ये पीएमएलए पढ़ाया जाता है, और इसके अंदर एक नया अमेंडमेंट किया गया था बीजेपी के द्वारा अभी कुछ सालों पहले, और उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पकड़ाया गया तो ये जो सीए, सीएस, सीएमए तीनों जो हैं
इन तीनों को जवाब देना पड़ेगा कि वो इन्वॉल्व हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो प्रूफ करिए कैसे आप इन्वॉल्व नहीं है। तो बहुत बैकलैश भी आया था, इंस्टीट्यूट्स ने कहा था मिनिस्ट्री को कि भैया ऐसा मत करो, इंसान कहाँ प्रूफ करते रह जाएगा भैया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और आज की डेट में इन तीनों को प्रूफ करना पड़ता है। गॉट इट एवरीवन? वैसे कोई केस ऐसा आया नहीं एज सच इतना बड़ा कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, पर इतना याद रखिएगा कि अगर आपका क्लाइंट भी करता है तो ऐसा माना जा सकता है कि क्या पता आप ही ने उसको दिमाग दिया हो, आप ही ने उसको असिस्ट किया हो, तो यू आर ऑल्सो पार्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैंने क्या बोला, हु सोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं खुद करूं या किसी और के थ्रू कराऊं, अगर मैं कोशिश करूं, शामिल करूं, हेल्प करूं, या अगर मैं खुद करूं, इन सारे केसेस में मुझे माना जाएगा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अगर मैं यूज करता हूं क्या, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर मैं यूज करता हूं क्या, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, पर इसका बेसिकली मतलब क्या है, क्राइम का पैसा। अगर हम यूज कर रहे हैं क्या, क्राइम का पैसा, इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट यानी छुपाना, क्राइम का पैसा हम छुपा रहे हैं, पोजेशन या अपने पास रखे हैं, अपने पास रखे हैं, एक्विजिशन उस पैसों से कुछ खरीदे हैं या उस पैसों को लिए हैं, ठीक है, या यूज अगर आप उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये जो पैसा है ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी यानी कि ये वाइट का प्रॉपर्टी यानी ये सही तरीके से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में माना जाएगा यू आर गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यू आर गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कोई भी इंसान गलत पैसों को, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कोई भी इंसान प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि काले धन को, यानी कि उस पैसों को जो कि उसने क्राइम करके कमाया है, उस पैसों को या तो वो छुपाता है या अपने पास रखता है या उससे कोई सामान खरीदता है या उन पैसों को कहीं पे यूज करता है, और फिर यूज करके अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि नहीं नहीं ये ब्लैक मनी नहीं, ये तो वाइट का पैसा है, वाइट से खरीदा हुआ है, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि आपने क्या किया है बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग। आपने क्या किया है बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग। इसको इस तरीके से समझिएगा अच्छे से कि मान लीजिए मिस्टर ए ने क्या किया, किडनैप किया एंड फिरौती ले ली, ठीक है, अमाउंट ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी एंड सी के थ्रू मिलके मनी लॉन्ड्रिंग किया। इन्होंने इसको ना इंटेलिजेंस दिया था, एक सीए था और एक सीएस था मान लो, ये दोनों ने मिलकर उसको बताया कि किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होता है। उन्होंने बोला कि हमारे कोर्स में तो सर पढ़ाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक मॉल में मॉल में एक शॉप ली, और शॉप में कोई सेल वेल होता नहीं, आपके कोई आसपास में भी मॉल ऐसा होगा जहाँ पे कोई सेल नहीं होती होगी, लेकिन वो दुकान सालों से खड़ा होगा, तो थोड़ा सा चेक कर लेना कि क्या हो रहा है वहाँ पे। मॉल में बोला कि एक शॉप खोल लो, और शॉप में होगा कुछ भी नहीं, लेकिन शॉप से ही आप दिखाना कि पूरा का पूरा सेल हो रहा है, और वो जो पैसा आपने कमाया होगा किडनैप करके, उन पैसों को आप सेल का अमाउंट दिखा देना उस दुकान से। तो ये हो गया बेटा मनी लॉन्ड्रिंग। यस सर, इतना सिंपल, हाँ ये हो गया बेटा मनी लॉन्ड्रिंग। अब आपको मैंने बता दिया तो करना नहीं है। अब यहाँ पे गिल्टी कौन होगा, मिस्टर ए गिल्टी होगा, द आंसर इज यस बिकॉज ही इज अ पार्टी टू द ऑफेंस। मिस्टर बी और सी भी होंगे, द आंसर इज यस क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था क्या करने में, किडनैप वाले पैसों को। किडनैप वाला पैसा क्या बोलेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। किडनैप वाले पैसों को क्या बोलेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ताकि वो क्या करे, मॉल में एक शॉप खोल के दिखाए कि वहां से एक्चुअली पैसा आया है, यानी कि कंसीलमेंट ऑफ मनी। क्या कर रहे हैं इन लोग, कंसीलमेंट ऑफ मनी। और फिर उससे क्या करेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे और दिखाएंगे कि ये तो हमने शॉप में कमाया है, ये तो हमने शॉप में पैसा कमाया है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, पक्का पूरा क्लियर हुआ? तो एक एक वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि पैसा मिल जाए या आपको कुछ काइंड में मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, आपने किसी को किडनैप किया और किडनैप करके बोला कि मेरे को बिटकॉइन दे दो, आपने किसी को किडनैप किया और बोला कि मेरे को 10 करोड़ दे दो, आपने किसी को किडनैप किया और बोला मेरे को आपकी कार दे दो, घर दे दो, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। किसी के साथ गलत करके अगर तुम कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो, किसी के साथ गलत करके अगर तुम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, और वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसी वैसी नहीं, शेड्यूल्ड ऑफेंस है। क्या है बेटा, शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो फिर उन पैसों को माना जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उन पैसों को माना जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।
इफ दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, तो आपने कोई प्रॉपर्टी ली, भले वो पैसा हो, बिटकॉइन हो, कार हो, घर हो, कुछ भी हो, क्यों ली? क्योंकि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ की, किडनैपिंग किया, एक्सटॉर्शन किया, कुछ तो गलत काम किया, और वो जो गलत काम है, वो जो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ऑफेंस में दिया गया है। तो आपको जो पैसा मिल रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन पैसों को क्या कहा जाएगा? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उन पैसों को क्या कहा जाएगा? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, बोलते हैं एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। जो दिख रहा है सब प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरियल यानी जो इनटेंजिबल नेचर का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल इनकॉर्पोरियल हो जाएगा, पेटेंट ये हो जाएगा, है ना। मूवेबल इमूवेबल, जैसे कार क्या हो जाएगा बेटा? मूवेबल। इमूवेबल क्या हो जाएगा? हाउस। अगेन टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है, पेटेंट वगैरह। फिर इंक्लूड डीड एंड इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपसे ना घर नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि बस घर की प्रॉपर्टी के पेपर दे दो और अपने बच्चों को ले जाओ। ऑब्वियस सी बात है ना भैया, प्रॉपर्टी का पेपर ले लिया और उसमें मैंने अपना नाम करवा दिया तो कहानी खत्म हो गई। तो अगर आप कोई डीड ले रहे हो, सेल डीड, ट्रांसफर डीड, गिफ्ट डीड, मैंने सामने वाले को बोला कि गिफ्ट डीड बना के लाओ कि तुम अपना पूरा का पूरा घर मुझे गिफ्ट में दे दोगे, और उसमें साइन वाइन करके लाना, नीचे मैंने साइन किया, अब से उसका घर किसका हो गया? मेरा। तो ये भी क्या माना जाएगा? प्रॉपर्टी। ये भी क्या माना जाएगा बेटा? प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? शेड्यूल ऑफेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर भी ऑफेंसेस हैं, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन पार्ट बी में जो कुछ ऑफेंसेस हैं वो ड्रग्स वगैरह ये वो से रिलेटेड है। वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने क्राइम किया होगा तभी उसको शेड्यूल ऑफेंस मानेंगे, अदरवाइज शेड्यूल ऑफेंस नहीं मानेंगे। आईसीएसआई के स्टडी मैट में इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो बाद में वरना कोई कमेंट सेक्शन में ना बच्चा बोलता है सर ये तो स्टडी मैट में नहीं मिला। बेटा होता क्या है ना कि स्टडी मैट में कई बार कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें भी छोड़ देते हैं उन लोग, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे ना तो थोड़ा अच्छे से पढ़े, मेरा ये उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कम नहीं पढ़ाऊंगा, एक आध चीज़ ज़्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा, अगर कभी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ गया ताकि आप भी उसको डील कर सकें। गॉट इट एवरीवन? तो शेड्यूल ऑफेंस कितने पार्ट में बच्चों? पार्ट ए बी सी। ए बी सी तीनों में ही ऑफेंस है, लेकिन बी वाले ऑफेंसेस जो 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू वाले होंगे वही यहाँ पे शेड्यूल ऑफेंस माने जाएंगे। सर बी में क्या क्या लिखा हुआ है? डज नॉट मैटर, ठीक है, लिस्ट एक्चुअली क्राइम्स की, तो हमको वो लिस्ट पढ़ना नहीं है। चलिए ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या है? अगर आप सेल कर दे, परचेज करे, मॉर्गेज करे, प्लेज करे, गिफ्ट करे, लोन करे, किसी भी प्रकार से, यानी किसी भी प्रकार से अगर राइट जा रहा है, टाइटल जा रहा है, पोजेशन जा रहा है या लीन जा रहा है, कुछ भी चारों में से कुछ भी एक जा रहा है अगर आपके पास, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर। जैसे आज से उस घर को इस्तेमाल मैं करूंगा, मालिक आप हो लेकिन इस्तेमाल मैं करूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट ट्रांसफर हो गया, राइट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था गिफ्ट का, तो गिफ्ट डीड बना है कि आज से इस घर में देबाशिष सर भी रह सकते हैं, तो मेरे को राइट मिल गया रहने का। आज से ये घर देबाशिष सर का ही हो गया, उनके नाम पे ही हो गया, तो टाइटल मेरे नाम पे हो गया। आज से देबाशिष सर जब चाहे तब इस घर में आए, सोए, चले जाए, जब उनका मन ना करे, ना आए, ना सोए, चलेगा। पोजीशन। तो राइट का मतलब कुछ भी उसका इस्तेमाल करना, जैसे मान लो मेरे को राइट दे दिया कि आप रेंट कलेक्ट आप कर लो, तो ये राइट हो गया, हक। टाइटल यानी मालिक बन जाना, पोजेशन यानी वहां पर रह लेना या लीन करना, है वो प्रॉपर्टी किसी और की, लेकिन मैंने बोला कि इस प्रॉपर्टी को मैं जा रहा हूं और गिरवी, इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के मैं पैसे ले लूंगा, लिख के दो कि मैं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी गिरवी रख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी में तुम्हारी गिरवी रख सकता हूं, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। क्या बोलेंगे बेटा? इसको भी ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने सामने वाले को धमकाया कि तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया हूं, अब एक गिफ्ट डीड में मेरे को राइट दे दो, हक, ये भी ट्रांसफर है। ये घर मेरे नाम कर दो, ये भी ट्रांसफर है। मुझे इस घर में आपसे रहने देना, पोजेशन, ये भी ट्रांसफर है। तुम्हारा ये घर है लेकिन मैं इसको गिरवी रख के पैसा उठा के जाना चाहता हूं, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। क्योंकि अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, तो एक्ट आपको सभी में कवर करना चाहता है। बैंकिंग कंपनी तो सिंपल है, जो जितने भी बैंक अपन समझते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, एसबीआई, पीएनबी, ये वो सब आ जाएगा, साथ में कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाएगा। इसके बाद अगला, जस्ट अ सेकेंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी लगभग सब कुछ आ जाता है,
ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप पैसा डालते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। अपना पैसा, जैसे मैंने बोला ना कि बैंक अकाउंट में आप डाल रहे हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। जैसे चिट फंड में आपने पैसा डाल दिया, हाउसिंग में आपने डाल दिया, ऑथराइज पर्सन को दे दिया, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को दे दिया, एनबीएफसी को दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दे दिया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हो सकता है कि आप अपना काला धन कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो फिर सरकार इन जगहों पे, इन सारे जगहों पे नजर रख सकती है कि भैया कोई आपका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी लोग नोटिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इंटरमीडियरी, अब इंटरमीडियरी लोग का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भैया, क्योंकि पैसे इधर को उधर ही नहीं लोग करने वाले। तो इंटरमीडियरी में कौन कौन आ जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, यानी जितने भी नाम आप लोगों ने सेबी के अंदर पढ़े होंगे वो सारे लोग। ग्रुप टू में क्योंकि आपका सीएमएसएल नाम का सब्जेक्ट है, मैं हमारे समय पे ना इसको सेबी बोला जाया करता था, बट हाँ सीएमएसएल वाला जो सब्जेक्ट उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट है वो सारे यहाँ पे कवर्ड है। एसोसिएशन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं, इंटरमीडिएरी पेंशन फंड वाले, और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को भी क्या माना गया है, इंटरमीडिएरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा सेक्शन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटिटी को ना बहुत सारा आगे जाके ना जिम्मेदारी दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको ये मेंटेन करना है, वो मेंटेन कर रहा है, वगैरह 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 वगैरह। तो रिपोर्टिंग एंटिटी है क्या, तो रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाले जो अपन ने ऊपर पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपन ने इधर पढ़ा, इंटरमीडियरी और पर्सन, तो आप समझ रहे होंगे कि ऊपर के जो तीन डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया, बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन जिसके अंदर कौन आता है बेटा, बैंक आता है, और कौन आता है, कोऑपरेटिव बैंक आ जाता है। ठीक है, आप जब उस समय पढ़ रहे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा ये क्यों ही पढ़ा रहे हैं सर, अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटिटीज को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन आता है, बैंकिंग कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर चिट फंड, निधि, ये वो बहुत सारे नाम आपको पढ़ा है, वो सब इसलिए पढ़ा है क्योंकि वो भी एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। इंटरमीडियरी में सीएमएसएल के मैंने नाम आप लोग को बताए, स्टॉक एक्सचेंज का मैंने नाम बताया, ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी है। और पर्सन का डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं, पर्सन कैरिंग ऑन अ डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए अब सेक्शन 4 में आ जाते हैं बच्चों, जो है हमारा क्या, पनिशमेंट। तो सेक्शन नंबर 3 हमने पढ़ लिया, हमने साथ ही साथ क्या पढ़ लिया बेटा, डेफिनेशन भी पढ़ लिए जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वगैरह जैसे एक दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बाकी हैं, पर मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हमारे हो गए। अब अपन क्या करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 4 पनिशमेंट। अब पनिशमेंट जो है ना, हमारे बुक में बच्चों फाइन का अमाउंट नहीं लिखा है, सिर्फ फाइन लिखा है, फाइन का अमाउंट नहीं है, सिर्फ फाइन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो जनरली 5 लाख तक ही लगाते हैं, लेकिन हाँ आप फाइन का अमाउंट मत लिखिए क्योंकि हमारे स्टडी मैट में भी नहीं लिखा गया है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मान लीजिए पैराग्राफ 2 पार्ट ए, यानी कि बेसिकली बात कर रहा है ड्रग्स की, क्या ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, अगर ड्रग्स बेटा इन्वॉल्व हैं तो आपकी सजा 3 साल से 10 साल तक हो जाएगी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जून 2025 के एग्जाम में। कब पूछा गया है, जून 2025 के एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एग्जामिनर भारी खुश होता है भैया। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको 4 में 5 नंबर दे देगा, लेकिन हाँ 4 में 4 तो देगा ही देगा, 5 में 5 तो देगा ही देगा, और एक साइकोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाएगा, तो आगे जहां जहां आपको 2 मिलना चाहिए वहां 3 दे देगा, कहीं 3 मिलना चाहिए 3.5 दे देगा, ऐसे कर करके मार्क्स बढ़ाता है वो। तो आप सामने वाले को कितना इंप्रेस कर पाते हैं, कितना उसके माइंड पे अच्छा इंप्रेशन दे पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए। जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो पैराग्राफ वाइज, मैं कई लोगों को देखा हूँ पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, भैया क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, पॉइंट में लिखो जैसे मैंने डेफिनेशंस को डाला है। इससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको ज़्यादा नंबर देगा। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेक्शन नंबर 4 में क्या बोला गया है बच्चों, अगर ड्रग्स इन्वॉल्व होगा तो 3 से 10 साल तक की सजा, पर अगर ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऐसे केस में जो आपको सजा होगी वो होगी 3 साल से लेके 7 साल। यानी कि अगर ड्रग्स है बेटा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपकी सजा जो है वो बढ़ जाएगी, बाकी फाइन। और इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट भी कर सकता है। या मान लीजिए आपके घर में गए और घर में कैश पड़ा हुआ मिला, और हमने देखा कि यार आप तो कहते थे आपकी इनकम 5 लाख है, ये 5 करोड़ कहां से पड़ा हुआ है, चलो हम इसको जब्त करके ले जाते हैं पुलिस थाने, तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में बच्चों, रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या बोलते हैं अपन इनको, रिपोर्टिंग एंटिटी। इनको बहुत सारा ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। क्या बोला है, सबसे पहली बात तो भैया आपको मेंटेन करना है सारे रिकॉर्ड के ट्रांजैक्शंस, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। सर जोमेटो कर रहा है वो भी, हाँ बच्चों सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे ट्रांजैक्शन के फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक आपको ट्रांजैक्शन के डेट से मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं अभी जुलाई 2025 में जोमेटो को ऑर्डर दिया हूँ, जोमेटो को पेमेंट किया मैंने 5, मान लो कोई भी डेट मान लो 5 जुलाई 2025, तो अगले 5 साल तक बैंक को, अगर मैंने बैंक से किया है तो बैंक को वो ट्रांजैक्शन का डिटेल भी अपने पास रखना पड़ेगा, वो डिलीट नहीं कर सकता, वो हटा नहीं सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड फर्निश टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, और जब भी बाद में पता चलेगा कि मैंने कुछ गलत किया या किसी और व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो अथॉरिटी जब इन बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिटेल मांगेगी तो उनको वो डिटेल देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ट्रांजैक्शंस के अंदर आप क्या क्या बातें लिखेंगे? सबसे पहला नेचर एंड वैल्यू, नेचर एंड वैल्यू किस टाइप का ट्रांजैक्शन था और कितने अमाउंट का था। दूसरा वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, किसने किया। तीसरा बेनिफिशियल ओनर, इससे फायदा अगर किसी और को हो रहा है, इफ एनी लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वो ट्रांजैक्शन किया पर किसी और के लिए, जैसे शिवाजी ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल रहा हूं और ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, मैंने बोला डाल दो, तो मेरा भला नहीं हो रहा है, भला किसका होने वाला है, शिवाजी का। तो भैया बेनिफिशियल ओनर जो है वो शिवाजी है और क्लाइंट कौन हूं मैं, तो मेरा आइडेंटिटी भी जाएगा और बेनिफिशियल ओनर यानी शिवाजी का भी जाएगा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर, डॉक्यूमेंट जो कि आइडेंटिटी हमारा बताता है, ये कौन होता है बच्चों, आधार। अब इन्होंने अमेंडमेंट भी कर दिया, आधार वर्ड के लिए अलग से, आधार, पैन, ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पे लगते हैं। आगे आ जाओ, प्रोसीजर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, सेक्शन नंबर 13 के अंदर बच्चों डायरेक्टर फाइन लगा सकता है, पर वार्निंग देगा आपको राइटिंग में, इंस्ट्रक्शंस देगा, रिपोर्ट देगा और फिर पेनल्टी लगाएगा। तो 10,000 से लेके 1 लाख तक का पर फेलियर के हिसाब से वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। डायरेक्टर ही यहाँ पे मेन होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। अटैचमेंट, अटैचमेंट अगला वर्ड है बच्चों, व्हाट इज अटैचमेंट। अगर हमको ये पता चल गया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है या आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में हम अटैच कर देंगे। अटैच करने का मतलब ना आप उसको बेच पाओगे, ना उसको निकाल पाओगे, ना आप दान कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी अब वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बंद हो गई, ताला लग गया, अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अटैचमेंट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, ना किसी को सेल, ना किसी को ट्रांसफर, ना किसी को गिफ्ट, कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, बेच पाओगे, ना ही आप उसको किसी को दान दे पाओगे, डिस्पोज कर पाओगे, ना ही उस प्रॉपर्टी का किसी प्रकार कोई मूवमेंट हो पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, हर्षद मेहता की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। हर्षद मेहता ने एक जमाने में बहुत ही महंगी कार, इंडिया की सबसे महंगी कार, नेक्सस या लेक्सस ऐसा करके कोई कार था, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे को कार के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो लेक्सस वगैरह जैसी कोई बहुत ही महंगी सी कार थी, उस कार को उन्होंने खरीदा था और आज भी हर्षद मेहता के बंगलों में वो कार पड़ी हुई है, क्योंकि आप उसका ना मूवमेंट कर सकते हो, ना बेच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। भैया एक बार अगर प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो गई तो बस ताला लग गया, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। गॉट इट एवरीवन? अगला अटैचमेंट कैसे होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो वाला अटैचमेंट नहीं है जो तुमको लोगों से हो जाता है। ये अटैचमेंट कौन करेगा बच्चों, डायरेक्टर करेगा या डेप्यूटी डायरेक्टर करेगा, अगर आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि क्राइम के पैसों से कोई प्रॉपर्टी को या तो खरीद के छुपा दिया, या तो उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर दिया, या किसी तरीके से आप डील कर रहे हो, तो डायरेक्टर क्या करेगा बच्चों, 180 दिन तक राइटिंग में एक ऑर्डर देगा, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हो जाएगी, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी 180 दिन तक क्या हो जाएगी, अटैच। मतलब अभी फिलहाल डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर को ना आपके ऊपर सिर्फ शक हुआ है, क्या हुआ है बच्चों, आपके ऊपर सिर्फ शक हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाउट वो क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को 180 डेज तक प्रोविजनली अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रोविजनली अटैच कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, उनको लग रहा है कि यार आपकी प्रॉपर्टी में कुछ तो भी गड़बड़ है, और अगर आपको ये पता चल गया कि हमें भी खबर हो गई है, तो क्या पता तुम पहली प्रॉपर्टी बेच दो। तो हम क्या करेंगे, जब तक आपके खिलाफ सबूत वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं उतने टाइम तक हम सरकार को बोलेंगे, सरकार प्लीज 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 माई बाप, आप एक काम करिए, मतलब किसको बोलेंगे,
सरकार को, माई बाप प्लीज 180 दिन तक हम लोग को ये पावर दीजिए कि हम क्या कर दें, अटैच कर दे। तो उन्होंने सेक्शन नंबर 13 में ये पावर दे दिया कि भैया जाइए और जाकर क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। 180 दिन तक सामने वाला अब ना उस प्रॉपर्टी को मूव कर पाएगा, ना बेच पाएगा, ना कन्वर्ट कर पाएगा, ना दान कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? जनरली क्या होता है, आप लोग कई बार रेड रेड के बारे में भी सुनते हो ना, तो पुलिस ऑफिसर को ना कई बार टिप मिलती है कि आज ही ना क्या हुआ कि विजय माल्या के पास हमको ये काला धन मिल गया। अब हम सोच रहे हैं कि यार विजय माल्या के ना बहुत डीप पॉकेट से, एक काम करते हैं पहले जाके अटैच कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन बताएंगे। अब यहां पे क्या हुआ, मैंने गलती कर दी। मैं कौन हूं, डायरेक्टर। मैंने क्या कर दी, गलती कर दी। मैंने क्या किया, पहले अटैच किया फिर सरकार से पूछा। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सरकार से परमिशन लेकर आपको अटैच करना था। तो मान लीजिए मैंने जिसका अटैचमेंट किया यानी विजय माल्या, विजय माल्या को अगर कंप्लेन करना है तो जिस दिन मैंने अटैचमेंट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लेंट फाइल कर देनी है। गॉट इट एवरीवन? इज दिस क्लियर? अगर किसी भी तरीके से सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे अटैचमेंट करने से अगर वो परेशान है तो वो कंप्लेन कर सकता है। किसको कंप्लेन करेगा बच्चों? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। किसको कंप्लेन करेगा बच्चों? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। गॉट इट एवरीवन? कितने दिन में करेगा? 30 दिन के अंदर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है अभी अपन समझेंगे, फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट सब समझेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा और हर काम ना बच्चों पीएमएलए के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। हमारे ईसीआईपीएल में मान के चलिए मोटा मोटी ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। हमारे एक्ट में जो भी जुरिडिक्शन पावर मेंशन्ड है वो सारे उसको पावर जुरिडिक्शन सब देगा। और इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कितने लोग होंगे? एक चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स। तो 1 + 2 कितने हो गए? 3। तो इसके अंदर 3 लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब कौन कौन होंगे इसके अंदर? ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा है किसमें? लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी है, लॉ तोड़ा होगा उसने तो लॉ, साथ ही साथ वो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड तो फाइनेंस, कुछ ना कुछ अकाउंट्स में घपला किया होगा इसलिए अकाउंटेंसी, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट। इन सब का जिसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में लाया जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों? नोटिस दिया जाएगा आप लोग को कि भैया तुमने ये ऑफेंस किया है, हम आपको एक नोटिस दे रहे हैं। नोटिस कम से कम कितने दिन का होगा बच्चों? 30 दिन का होगा कि आप आइए और अपना इनकम बताइए, अपना अर्निंग बताइए, अपना एसेट बताइए। अदरवाइज अगर आप नहीं बता पा रहे हो, अगर आप नहीं बता पा रहे हो कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, तो हम तो ये मान लेंगे कि ये जो पैसे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के, हम तो ये मान लेंगे कि ये जो पैसे हैं ये कौन से हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई बच्चों? तो अगर मान लीजिए कंप्लेंट आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, डायरेक्टर ने कंप्लेंट किया कि भैया ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ने गलत काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, हम जा रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम जा रहे हैं और जाकर क्या कर रहे हैं? अटैच करने वाले 180 डेज तक। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस सामने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजेगा और नोटिस भेज के क्या बोलेगा कि चलो 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 हमको ये बताओ कि ये जो सामने वाले व्यक्ति ने अटैचमेंट किया, डायरेक्टर ने जो अटैचमेंट किया है आप लोग की प्रॉपर्टी का, वो सारी प्रॉपर्टी का आपके पास सोर्स है, मतलब इस प्रॉपर्टी का इनकम आपने सही तरीके से कमाया है, आपके पास अर्निंग का इतना जरिया है, आपके बाप दादा के पास या तो इतना एसेट था जो एसेट आपको मिल गया, ऐसा किसी भी तरीके से अगर जेन्युइन नेचर का ट्रांजैक्शन अगर वो है तो फिर आप हमको बताइए, हम आपको छोड़ देंगे। आप हमको बताइए, हम आपको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसके लिए बच्चों एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या दे रहा है? नोटिस। कम से कम कितना टाइम सामने वाले को देना पड़ेगा बच्चों? 30 दिन। कम से कम कितना टाइम देना पड़ेगा? 30 दिन। 30 दिन के अंदर वो बताएगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? सामने वाले का रिप्लाई पढ़ेगा, उसके बाद दोनों पार्टी को सुनेगा, यानी एग्रीव पार्टी को भी जिसके ऊपर केस चल रहा है और डायरेक्टर को भी जो कि अटैचमेंट वगैरह कर रहा है। तीसरा, सारी बातों को अकाउंट करेगा, यानी सारी बातों को लिखेगा, सारे रेलिवेंट मटेरियल्स को लेगा और रिकॉर्ड करके सारी फाइंडिंग्स को अपने पास रखेगा ताकि सामने वाले के ऊपर एक अच्छा केस यहां पे बन सके, ताकि सामने वाले के ऊपर यहां पे एक अच्छा केस बन सके। एडजुडिकेटिंग प्रोसेस पहला, अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है बच्चों, उस कंफर्म करेगा अटैचमेंट को कि आपने जो अटैचमेंट किया है एकदम सही किया। डायरेक्टर को बोला जा सकता है कि आप पोजीशन ले लीजिए प्रॉपर्टी का, इसको अटैच कीजिए, फ्रोज कर दीजिए, यानी किसी भी और इंसान के इसके ऊपर कोई भी हक यहाँ पे नहीं होगा। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि आपने ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किया है
तो फिर कन्फिस्केट कर लेंगे आपकी प्रॉपर्टी को, और कन्फिस्केट करके किसको दे देंगे बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लेंगे और कन्फिस्केट करके किसको दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इज दिस क्लियर एवरीवन? कन्फिस्केट करने का मतलब हो गया बस बात खत्म, ताला लग गया। स्पेशल कोर्ट फाइंड दैट ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज नॉट बीन कमिटेड, तो फिर उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो समझो पहला काम वो क्या कर सकता है, अटैचमेंट किए थे, प्रोविजनल था, प्रोविजनल का मतलब और टेम्पररी, टेम्पररी अटैचमेंट 180 डेज का डायरेक्टर ने किया। अब इनको क्या लगा कि नहीं भैया इसका तो अटैचमेंट होना चाहिए, तो अटैच करके कंफर्म करेंगे और अटैचमेंट करके रख देंगे। या तो बोल सकते हैं डायरेक्टर को, जाओ डायरेक्टर और जाकर पोजीशन ले लो, जाओ डायरेक्टर जाकर पोजीशन ले लो, पकड़ लो उस प्रॉपर्टी को, पैसों को अपने पास रख लो या गाड़ी को अपने पास रख लो वगैरह वगैरह। या अगर मान लो ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग किया है और ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर देंगे किसके नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम से हट जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे आ जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन लेकिन अगर उल्टा हो गया, मतलब कि ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति इनोसेंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ही नहीं, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है तो फिर उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, रिलीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? आई होप बच्चा पार्टी आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। वेस्ट हो जाएगी ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। कन्फिस्केट अगर एक बार बच्चों हो गया, कन्फिस्केशन का मतलब ही क्या हो गया कि अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रहे और अब उसका मालिक कौन बन जाएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, वेर एन ऑर्डर फॉर कन्फिस्केशन हैज बीन मेड। अगर एक बार कन्फिस्केशन का ऑर्डर आ गया, सारे राइट सारे टाइटल किसके नाम पे हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सबसे खास बात देखिए क्या लिखी है, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस मतलब अगर मान लीजिए कि किसी थर्ड पार्टी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई पैसा लेना है, मान लीजिए कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा किसी के पास और उससे 10 लाख रुपए ले लिए। अब ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये कन्फिस्केट हो गई, तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो गई। अब वो तीसरा व्यक्ति आया और बोला कि यार मेरे 10 लाख तो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, यस गए, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। यानी कि अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीन है या कुछ और है, कोई चार्ज है, कोई मॉर्गेज है, उन सब से फ्री होकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। यानी कुल मिला के आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पैसे नहीं मांग सकते। क्या ये बात क्लियर हुई? इफ एनी एनकम्बरेंस on the property a leasehold interest has been created, then it may by order declare such encumbrance to be void। ये सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप void हो जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। अपेलेट ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने समझ लिया, अब अपन समझेंगे अपेलेट ट्रिब्यूनल। सिंपल सी बात है भैया कि ये जो एक्ट है स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर 1976 शैल बी द अपेलेट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर जो अपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है स्मगलर्स एक्ट के अंदर, वही अपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे रहेगा। और ये अपेलेट ट्रिब्यूनल सारे सारे के सारे अगेंस्ट द ऑर्डर सुनेगा किसके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। यानी आप गए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया उसके वजह से आप अग्रीव्ड हो गए, आपको कुछ खराब हुआ, तो आप अपील कर सकते हो किसको, अपेलेट ट्रिब्यूनल को। आप अपील कर सकते हो किसको, अपेलेट ट्रिब्यूनल को। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो एक तो कौन है, डायरेक्टर। डायरेक्टर का रोल क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, डायरेक्टर का रोल क्या है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टर का बहुत ही सिंपल सा रोल है कि ये जो बंदा है ये बंदा प्रोविजनली अटैच कर देगा। ये बंदा क्या कर देगा बेटा, प्रोविजनली अटैच कर देगा। कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए। ओके सर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है सर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूरी की पूरी कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने के बाद कंफर्म कर सकता है अटैचमेंट को, रिलीज कर सकता है प्रॉपर्टी को, कन्फिस्केट करने बोल सकता है वगैरह वगैरह। ये सारा हमने डिस्कस किया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नोटिस भेजेगा, मिनिमम 30 डेज टाइम देगा कि आप आइए और आकर ये प्रूफ कीजिए कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास पैसा है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, सोर्स ऑफ एसेट क्या है, ये सब आप आकर हमको बताइए। और फिर ये सारे ऑर्डर्स वो देगा।
तो पहले नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद दोनों पार्टी को सुनेगा, सुनने के बाद या तो वो कंफर्म करेगा अटैचमेंट, या तो रिलीज करेगा प्रॉपर्टी, या तो कन्फिस्केशन करने बोलेगा, वगैरह वगैरह। अब मान लीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला कि यस द अटैचमेंट शुड बी देयर, यानी उन्होंने कंफर्म कर दिया अटैचमेंट। अब आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, आप कौन है बेटा, इससे अग्रीव्ड पार्टी हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, आपको दुख हुआ, तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप अपील कर सकते हैं। अपील कहां करेंगे बेटा, अपेलेट ट्रिब्यूनल में। कहां पे अपील करेंगे बेटा, अपेलेट ट्रिब्यूनल में। कहां पे अपील करेंगे, अपेलेट ट्रिब्यूनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइम में अपील करना है आपको बेटा, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कितने दिन में अपील करना है, 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करना है। या तो अग्रीव्ड पर्सन करेगा या तो डायरेक्टर करेगा, दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है। गॉट इट एवरीवन। जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, क्या रिपोर्टिंग एंटिटी भी यहाँ पे अपील कर सकता है, द आंसर इज यस। रिपोर्टिंग एंटिटी में ऑल्सो प्रीफर एन अपील। वैसे तो जनरली रिपोर्टिंग एंटिटी का कोई बहुत लेना देना होता नहीं है, पर अगर वो चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए 45 डेज हो गया, आप किसी रीजन से, जेन्युइन रीजन से अगर आप लेट हो गए अपील करने में, तो क्या अपेलेट ट्रिब्यूनल फिर भी आपकी बात मान सकता है, सुन सकता है, द आंसर इज यस। अगर आपने अगर आपने सफिशिएंसी ऑफ कॉज दिखाया, यानी आपने सफिशिएंट कॉज अगर दे दिया, तो वो अभी भी आपकी अपील सुन सकता है। ठीक है, अब आपने अपील कर दिया तो वो दोनों पार्टी को क्या देगा बेटा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। दोनों पार्टी को बोलेगा कि आइए और अपनी अपनी पॉइंट्स बताइए। उसके बाद या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया था उसको कंफर्म करेगा कि हाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तुम ही सही थे, या तो मॉडिफाई कर देगा, बोलेगा कि नहीं नहीं थोड़ा चेंज कर दो अपना ऑर्डर, या पूरा का पूरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर ही हटा देगा। उसको क्या बोलते हैं, सेटिंग असाइड। क्या बोलते हैं बेटा, सेटिंग असाइड। अपेलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर, किस किस को भेजेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और डायरेक्टर को, और जिस पार्टी के खिलाफ अपील किया गया है उस पार्टी को। तो अग्रीव्ड पार्टी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर। अपेलेट ट्रिब्यूनल को कितना टाइम मिला है कि ये पूरा केस सुन के, अपील वगैरह सुन के खत्म कर दे, 6 महीना। कितना टाइम दिया गया है बेटा, 6 महीना। पावर क्या है, जो सीपीसी के अंदर पावर रहता है बच्चों, वही पावर है यहाँ पे भी। आगे मैं आपको एक बार डिटेल में बता भी दूंगा कि क्या पावर रहता है। फिर आ रहा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद मैं आपको स्पेशल कोर्ट भी बताऊंगा, डोंट वरी। हाई कोर्ट में आप जा सकते हो अपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर बच्चों, 60 दिन। तो एडजुडिकेटिंग ऑर्डर देगा। अब इसके ऑर्डर से, ये आदमी है, इस आदमी को ऑर्डर देगा कौन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर मान लो ये ऑर्डर उसको अच्छा नहीं लगे तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा, अपेलेट ट्रिब्यूनल को। अगर अपेलेट ट्रिब्यूनल से भी वो दुखी हो गया तो वो किसको अपील करेगा, फिर हाई कोर्ट को। किसको अपील करेगा बेटा, फिर हाई कोर्ट को। कितने दिन में करना है उसको, 60 दिन में। और अपेलेट ट्रिब्यूनल को कितने दिन में करना है, 45 डेज में। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है 43 के अंदर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य में उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलकर एक से ज्यादा यहाँ पे सेशन कोर्ट बनाएगा, जिसका नाम वो रखेगा यहाँ पे स्पेशल कोर्ट। बनाएगा क्या, सेशन कोर्ट, पर उसका नाम क्या रखेगा, स्पेशल कोर्ट। गॉट इट एवरीवन। और कुछ कुछ बातें बताएगा वो, उसको बोलेगा कि तुम इन पर्टिकुलर केसेस को सुनना और सुनकर उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। क्या ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर ना बहुत सारा काम है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपने एक्ट बना दिया, काम आ गया, तो हो सकता है ना कि कोर्ट और स्लो हो जाए। वो एक डायलॉग है ना सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे इतने केस हैं तो भैया डिले तो हो गई। तो कुछ केसेस जो पीएमएलए के हैं, वो अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो उस राज्य के, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट है, तो बिलासपुर हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, सेशन कोर्ट। पर उस सेशन कोर्ट को नाम क्या देगी, स्पेशल कोर्ट। गॉट इट एवरीवन। तो एस्टैब्लिश सेशन कोर्ट होगा लेकिन उसका नाम हो जाएगा स्पेशल कोर्ट। गॉट इट एवरीवन। चलिए क्या कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है अपने आप से मैटर, द आंसर इज नो। उसको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जनरल या स्पेशल ऑर्डर नहीं आता वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइन और पेनल्टी, क्योंकि एग्जाम में ना आजकल ये ज़्यादा आ रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी, और फिर पनिशमेंट भी। पहला है बच्चों पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस सर्च, यानी कि फालतू में आपने सर्च करवा दिया,
कोई बेसिस ही नहीं है आपके ओपिनियन का, आपके ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है, आपने जो भी बोला किसी व्यक्ति के खिलाफ वो बेकार है, एकदम बेकार है, और फिर भी आपने सामने वाले के घर में छापा आपा मार दिया। जैसे मान लो मेरे को दुश्मनी है किसी से, मिस्टर गुप्ता जी से मेरी को दुश्मनी है, तो मैंने क्या किया, गुप्ता जी के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया कि इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। अब पुलिस पुलिस आई, इनके घर में छानबीन हुई वगैरह वगैरह, बाद में पता चला यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे केस में मेरे खिलाफ यहाँ पे एक पनिशमेंट होगा, और वो पनिशमेंट कितने का होगा, मैक्सिमम 2 years और फाइन 50,000 और बोथ। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कितना, 2 साल, फाइन कितना, 50,000 या बोथ। गॉट इट एवरीवन, और बोथ। आगे आ जाते हैं। फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या आपने फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन किया, आपने जानबूझ के यानी विलफुली या गलत कुछ सोच के यानी मैलिशियसली अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जिससे कि मान लो किसी का अरेस्ट हो जाए या किसी घर में सर्च वर्च हो जाए, तो ऐसे केस में अगेन सेम इम्प्रिजनमेंट आपके ऊपर भी होगा। गॉट इट एवरीवन, क्योंकि हो सकता है आप बदला ले रहे हो किसी से। जैसे मान लो मेरे को, मैं फंस गया मनी लॉन्ड्रिंग में, मैंने बोला हाँ 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 मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, अब तो मैं फंस ही गया हूं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उसी ने मुझे सब कुछ बताया था। बाद में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हुई, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए वगैरह वगैरह, और उसने प्रूव कर दिया कि क्लाइंट और उसके बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। तो ऐसे केस में मेरे ऊपर एक और केस हो जाएगा झूठ बोलने का। तो सेक्शन नंबर 4 में मनी लॉन्ड्रिंग का पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, सेकंड यहां पे एक और पनिशमेंट मिल जाएगा झूठ बोलने का, इंफॉर्मेशन को गलत देने का। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? आगे आते हैं। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, ये एक सबसेक्शन के अंदर है, सबसेक्शन 1 के अंदर है, और ये सबसेक्शन 2 के अंदर है एक्चुअली। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसको कि लीगली बाउंड है यानी जिसको बयान देना चाहिए, पर वो बोलता है नहीं 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 मैं तो आंसर नहीं करूंगा, या कोई स्टेटमेंट साइन करने से मना करता है, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको मंगाया गया है लेकिन वो देता नहीं है, यानी कि कुल मिला के अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा है अथॉरिटीज के साथ, या तो वो बातें नहीं बता रहा है, साइन नहीं कर रहा है, या तो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट उसे मांग रहे वो दे नहीं रहा है, यानी कि अगर आप सरकार के काम के बीच में आओगे तो सरकार आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाएगी, और वो पेनल्टी कैसे रहेगी, 500 से लेकर 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट या फेलियर। आपने जितनी गलती की उतने गलती के ऊपर फाइन लगता जाएगा। मिनिमम फाइन कितना है बेटा, 500, और ये फाइन बढ़ के कहां तक जा सकता है, 10,000 तक। तो तुमने 4 गलती की, 4 की सजा 10,000 इंटू 4 40,000 तक भी जा सकती है। हर गलती पे, हर गलती पे ये सजा है। क्योंकि तो आपसे हमने 4 बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाया, आपने चारों नहीं दिया, तो मिनिमम 500, मैक्सिमम 10,000। अब ये हर एक फेलियर के लिए, तो जितना भी फेलियर का अमाउंट डिसाइड किया गया, जितना भी पनिशमेंट का अमाउंट डिसाइड किया कोर्ट ने, उसको इंटू 4 कर देना, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट 4 मंगाया था, तुमने चारों नहीं दिया। गॉट इट एवरीवन? आगे आते हैं। तो ये आपका ना पूरा एक्ट का एक्चुअली प्रेजेंटेशन है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये अच्छा लिखेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, ओवरव्यू समझ लिया, इस तरीके से पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर भी, एक एक करके सारी बातें क्लियर होती है। इंट्रोडक्शन में तो हमने समझ लिया कि एक्ट क्यों लाया गया है बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने के लिए, और ऐसे ही किसी और मैटर के लिए। बस रिवीजन करवा रहा हूँ अब आप लोग को। अब इसका नाम क्या है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आया कब, 1 जुलाई को, पूरे इंडिया में है, जम्मू कश्मीर के साथ। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर मुझे मिली है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस में लिखा हुआ है, तो वो क्या है हमारे लिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी नेचर का, भले कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल हो, इमूवेबल, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल, या अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो वो डॉक्यूमेंट भी क्या बन सकता है मेरे लिए, प्रॉपर्टी। वो डॉक्यूमेंट भी मेरे लिए क्या बन सकती है बेटा, प्रॉपर्टी। ठीक है, जूम कर दे रहा हूं अगर ना दिख रहा हो तो। डेफिनेशन के अंदर, रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर हमने ऑलरेडी बात कर ली, कौन कौन आ जाएगा बेटा, बैंक आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी, और कोई ऐसा पर्सन जो कि डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है वो भी आ जाएगा। अब ये कौन सा पर्सन है जो डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन करता है, पहला, कोई ऐसा गेम आप खिलवा रहे हो जो कि चांस के ऊपर निर्भर है, चांस के ऊपर निर्भर है, जैसे कसिनो वगैरह होता है कि गोटी डाली, अगर नंबर लग गया तो आप विजेता, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा, पर्सन डेजिग्नेटेड, पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन। कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि भैया घर में भी ना मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए, अब 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी आ गया, मैं इसे क्या करूं,
तो इंसान सबसे पहले क्या सोचता है पता है, घर खरीद लेते हैं। और घर में सबसे बड़ा मामला क्या होता है पता है, मैं घर खरीदूंगा 50 लाख का, सामने वाले को बोलूंगा कि भाई सुन सुन मेरी बात सुन, 20 लाख का चेक दूंगा, 30 लाख तेरे को कैश दूंगा, वो भी खुश मैं भी खुश, क्योंकि उसका कैपिटल गेन कम आएगा और मेरे को फायदा हो जाएगा कि भैया मेरे को सिर्फ अपना कितना दिखाना है कि मैंने 20 लाख का घर खरीदा है, 30 लाख का ये जो ब्लैक मनी है वो मेरे को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है। प्रीशियस मेटल में जो डीलर है जैसे सोना या गहना, ये भी खरीदते हैं लोग, क्योंकि क्योंकि आप इतना सारा 50 लाख का कैश रखोगे तो पकड़ा जाओगे। तो आप क्या हो सकता है कि आप सोना वगैरह खरीद के रख लो, क्योंकि थोड़ा सा भी सोना खरीदोगे 50 हजार का इत्तू सा आ जाएगा, इत्तू से में पूरा 50 हजार रुपये आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा इत्तू से सोने में। तो क्या कर सकता हूं मैं कि अपने ब्लैक मनी से सोना खरीद सकता हूं। तो हो सकता है कि सरकार को लगे कि यार ये जो गोल्ड बेचने वाले डीलर्स है ना, इनको बुलाओ, पता करो क्या देबाशिष सर ने इनसे कुछ सामान खरीदा है क्या, इतना सारा 50 लाख का सामान खरीदा है, पक्का कुछ झोल है, पक्का कुछ झोल है। गॉट इट। ऐसे करके मेरे को पकड़ सकते हैं। पर्सन एंगेज इन सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कैश को या लिक्विड सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ अदर एक्टिविटीज को नोटिफाई करती है तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा कवर होगा। आगे आते हैं। ऑफेंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इंडल्ज होंगे, असिस्ट करेंगे, पार्टी रहेंगे या एक्चुअली इन्वॉल्व रहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम से, और उस पैसों को आप या तो छुपाएंगे अपने पास रखेंगे, कुछ खरीदेंगे, या आप उसको दिखाएंगे जैसे ये आपका अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, तो हम मान लेंगे कि आपने क्या किया है बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग। मान लेंगे कि आपने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सब समरी चल रहा है बच्चों ना, एक बार आपको समरी दे रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें एकदम माइंड में बैठ जाए। सजा कितनी होगी, नॉर्मली 3 से 7 साल, लेकिन अगर ड्रग्स इन्वॉल्व हो गया तो ये सजा बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 साल। और यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्या मतलब होता है, हार्ड एंड अनप्रोडक्टिव लेबर, यानी कि कोल्हू के बैल जैसा जेल में आपसे काम कराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। आगे अटैचमेंट वगैरह का प्रोसेस आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ बस, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है वैसे तो, ये क्लास में कवर करने में 2 दिन लग गया था मेरे को। तो अगर किसी के पास पोजेशन है तो ऐसे केस में उसके खिलाफ ऑर्डर जारी किया जा सकता है। प्रोविजनली बच्चों क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए। पर आपको पहले ये पूछना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट अगर चाहे तो इसके ऊपर स्टे लगा सकता है। हाई कोर्ट क्या लगा सकता है बच्चों, स्टे लगा सकता है। और अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है तो जितने पीरियड का स्टे लगा है उतने पीरियड के लिए 180 डेज काउंट नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन। चलिए, अगर किसी को इस अटैचमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करना है तो क्या वो कंप्लेंट कर सकता है, यस। कहां कंप्लेंट करेगा बच्चों, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। कितने दिन में करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर करेगा। कितने दिन में करेगा बेटा, 30 डेज के अंदर अंदर करेगा। चलिए, सेक्शन नंबर 6 में अपॉइंटमेंट है, कितने लोग रहेंगे, एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर, जिसका लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंसी के अंदर नॉलेज हो। सेक्शन नंबर 7 हमारे सिलेबस में स्टडी मैट में है नहीं तो छोड़ दो। सेक्शन नंबर 8 एडजुडिकेशन होगा। एडजुडिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि नोटिस सर्व किया जाएगा, कम से कम 30 दिन दिया जाएगा कि आप बताइए, कॉल कर रहे हैं हम, आप बताइए आपका सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग, ये सब क्या है और हम इनको क्यों अटैच ना करें। फिर इन रिप्लाई को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, दोनों पार्टी को सुना जाएगा, सारे रेलिवेंट मटेरियल देखे जाएंगे और फिर उसका रिकॉर्ड करके अपन रखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी है। गॉट इट एवरीवन। ये कन्फिस्केशन होगा तो कन्फिस्केशन होके किसके नाम पे चला जाएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे चला जाएगा। ठीक है। ट्रायल बिफोर कोर्ट हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जाने दीजिए। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे। और इसके ऊपर क्या कोई एनकम्बरेंस रहेगा, द आंसर इज नो। अगर कोई एनकम्बरेंस है भी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वॉइड। क्या बोल देंगे बेटा, वॉइड। ठीक है। मैनेजमेंट करने के लिए अपन किसको रखेंगे, सेक्शन नंबर 10 में अपन किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। अपन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जिसका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होना चाहिए। यह एडमिनिस्ट्रेटर रिसीव एंड मैनेज करेगा प्रॉपर्टी। और अगर उसको लगता है कि भैया, और अगर उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी को बेच के पैसा निकाल लेना चाहिए, तो अगर वो चाहे तो इस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये पावर भी है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच दे। तो एडमिनिस्ट्रेटर बेटा अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन होगा बेटा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोजीशन में हो, ये प्रॉपर्टी को लेगा और उसको मैनेज करेगा। और अगर इसको लगता है, अगर इसको लगता है कि इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए तो वो उसको बेच भी सकता है। गॉट इट एवरीवन। आगे
मैं आपको बताया था ना कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, तो सिविल कोर्ट के पावर कौन से होते हैं, तो ये मैंने बच्चों को क्लास में याद कराया है, डेयर। क्या याद कराया बेटा? डेयर। तो सबसे पहले डी फॉर क्या है आपका? डिस्कवरी या इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ए का मतलब क्या है? आप अटेंडेंस पे बुला सकते हैं लोगों को। आर का मतलब क्या है बेटा? कोई भी रिकॉर्ड आप मंगा सकते हैं, कोई एविडेंस आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। और ई का मतलब क्या? आप एग्जामिनेशन करवा सकते हैं अपने विटनेसेस का। तो डेयर है ना, याद रखना डेयर। देखिए 30 सेकेंड्स में आपको डेयर याद करवा दिया। डिस्कवरी होगी, कुछ चीज़ खोजा जाएगा। ए फॉर अटेंडेंस के लिए बुलाया जाएगा, आइए आकर जवाब दीजिए। आर फॉर रिकॉर्ड्स मंगाएंगे, आर फॉर एविडेंस लेंगे, और ई फॉर अपन क्या करेंगे बेटा? एग्जामिनेशन करेंगे। ई फॉर क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है। ऑब्लिगेशन है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर। क्या ऑब्लिगेशन है बेटा? कि इन लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखें, और साथ ही साथ जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। कितने साल तक? 5 साल तक इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। अगर मान लीजिए उन्होंने अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट बंद करवा दिया, यानी बिजनेस रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया। बिजनेस रिलेशनशिप अगर क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में खत्म भी हो जाता है, मैंने कहीं पे अगर बैंक अकाउंट बंद भी करा दिया है, तो रिलेशनशिप जहां पे हमारा खत्म हो रहा है उसके 5 साल तक भी आपको सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं। जहां पे हमारा रिलेशनशिप खत्म हो रहा है उसके 5 साल के आगे भी आपको सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं। गॉट इट एवरीवन? ब्रेकअप हो जाता है तो भी फोटो रखते हो ना कुछ साल, वैसे ही। ठीक है, चलो। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन नंबर 12 ए के अंदर क्या बोला गया है बच्चों? कि डायरेक्टर जो है ना, यहाँ पे जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंटिटी से मांग सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग एंटिटी डायरेक्टर को जरूर देगा, लेकिन कोई भी और को नहीं देगा। समझ में आया? यानी मैं गया और मैं जाके बोल रहा हूँ अरे मेरे चाचा का जरा इन्फॉर्मेशन देना, तो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो मुझे नहीं देगा। लेकिन अगर डायरेक्टर मांगेगा कि मेरे चाचा का इन्फॉर्मेशन दे दो, तो डायरेक्टर को देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कितने समय में देगा, किस मैनर में देगा, तो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया? एज में बी स्पेसिफाइड। बाकी लोगों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। डायरेक्टर को भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, डायरेक्टर भी उस इन्फॉर्मेशन को किसी और को पास नहीं करेगा। चलिए, ड्यू डिलीजेंस 12 AA में बढ़ गया है। अब जो है ये सारे पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट्स अभी हमारे एग्जाम में आएंगे नहीं, हमारे स्टडी मैट में भी नहीं दिया है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है। डायरेक्टर की बात अगर आप नहीं मानोगे तो वो पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, मोटा मोटी हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया है बच्चों, पनिशमेंट से लेकर सारी चीज़ें एकदम कवर हो गई है। कुछ और मिसलेनियस बातें बस वो कवर करके हम लोग पूरा का पूरा ये कवर कर देंगे, पीएमएलए पूरा खत्म हो जाएगा। तो पीएमएलए में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता होना चाहिए। क्या आपको मीनिंग पता चल गया है? द आंसर इज यस, मीनिंग सर हमको पता चल गया है। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपन पढ़ते हैं, क्या प्रोसेस समझ में आ गया है? द आंसर इज यस। डेफिनेशंस होते हैं, जैसे डेफिनेशन कौन कौन से होंगे बच्चों? कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है। क्या आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम क्लियर हो गया? यस। अटैचमेंट क्या होता है, क्या ये क्लियर हो गया? आई होप यस। इसके अलावा ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या ये क्लियर हो गया? बैंकिंग कंपनी क्या होता है, ये क्लियर हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन हम लोगों ने लगभग लगभग देख लिए हैं। ठीक है। फिर हमने सेक्शन नंबर 3 देखा, जहां पे ये बोला गया है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक ऑफेंस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया है, कहाँ पे? सेक्शन नंबर 3 मेन है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 3। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों? पनिशमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? पनिशमेंट। कितना साल का? 3 ईयर से लेके 7 ईयर्स। 3 ईयर से लेके 7 ईयर्स। लेकिन अगर ड्रग्स इन्वॉल्व है तो 3 + 7 कितना हो जाएगा बेटा? 10 साल। बस याद रखने के लिए मैंने बोला है कि 3 ईयर से लेकर कितना हो जाएगा ये? 10 ईयर्स। क्लियर हो गया सभी को? हमारे स्टडी मैट में फाइन शब्द इस्तेमाल किया, तो आप भी फाइन ही याद रखो, अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एडजुडिकेशन वगैरह, अटैचमेंट वगैरह का पूरा प्रोसेस देख लिया। अटैचमेंट होगा तो कितने दिन? 180 दिन। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा तो कितना दिन जाएगा? अपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है, स्पेशल कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें, यानी जितना भी प्रोसीजर रिलेटेड बात है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? पेनल्टीज भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो सारे टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही वो टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है। ठीक है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिर्फ स्टडी मैट में दिया हुआ है, उसका कोई बहुत रेलिवेंस नहीं है।
सेक्शन नंबर 16 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, समन सर्च सीजर, तो ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस ये पावर है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि मेरे को अगर किसी के ऊपर शक भी है, मैं कौन, डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर को शक भी हो रहा है कि अगर इसके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, तो भैया वो कैसे पता करेगा कि है या नहीं। तो कम से कम उसे घर में जाके सर्च तो करना ही पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना पड़ेगा ताकि उसका वैल्यूएशन कर पाए कि अच्छा ये जो गाड़ी है इस गाड़ी की कितनी वैल्यू होगी, इनके पास ये जो हार है इस हार की वैल्यू कितनी होगी, तो सीज करके लाना पड़ेगा। तब तो जाके पता कर पाएंगे कि वैल्यू कितनी है। इन्होंने दिखाया कि 10 लाख मेरी इनकम है, तो ये सारी चीज़ों को रखो और इसका वैल्यूएशन निकालो। पता चल रहा है 10 करोड़ की वैल्यूएशन निकल रही है। समन, समन का मतलब क्या होता है, बुलाना। तो ये 3 पावर रहेगा बच्चों, क्या क्या, समन सर्च सीजर, क्या क्या, समन सर्च सीजर, यानी किसी को बुलाओ, उसके प्रॉपर्टी वगैरह को सर्च करो, घर वगैरह को छानो, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे कहीं पे, सीजर यानी कोई प्रॉपर्टी आपको लगता है कि आपके पास रख लेना चाहिए, वो आप रख भी सकते हो। पर जब आप रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करोगे कि हमने ये चीज़ को यहाँ से लाया है। गॉट इट एवरीवन। सबसे पहला, प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द रिकॉर्ड इंस्पेक्टेड, जो जो आपने कहीं ना कहीं इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्शन किया जिन जिन चीज़ों को, उसमें आप मार्क लगाते जाओ। दूसरा, मेक और कॉज टू बी मेड एक्सट्रैक्ट और कॉपीज देयर फ्रॉम, अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिल गया आपको जिसमें दिख रहा है कि अच्छा गुप्ता जी जो है ना वो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो वो पेपर तो नहीं लेकर आएंगे लेकिन उस पेपर का कॉपी जरूर वो करवा सकते हैं। तीसरा, इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री अगर वो चाहे तो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, गहना हो गया या कुछ और हो गया। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट इन द प्लेस, मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि घर के नौकर होते हैं, उनको बड़ा आइडिया होता है, ठीक है, घर के लोगों से ज़्यादा ना घर के नौकरों को आइडिया रहता है कि घर में क्या कहाँ पे कैसा है। तो नौकर को बुलाए, बोले बता यार तेरे मालिक के पास क्या क्या है, उसने पूरा बता दिया, तो उसके स्टेटमेंट को अपन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, आगे जाके काम आएगा। क्लियर हुआ। फिर सेक्शन नंबर 18, सर्च ऑफ अ पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर देगा जिसके ऊपर लग रहा है कि हाँ इसके घर में कुछ हो सकता है, तो उसके पास से पोजेशन से, ओनरशिप से, कंट्रोल से अगर कुछ प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो वहां पे जाके अपन सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रिकॉर्ड को अपन सर्च करके सीज करके ला सकते हैं। सेक्शन नंबर 20 और 21 बहुत ही ऐसे ही है, नॉर्मल सा टॉपिक है कि अगर अटैचमेंट अगर 180 डेज के लिए हो रहा है बच्चों, सीधी सी बात है, अगर अटैचमेंट 180 डेज के लिए हो रहा है तो प्रॉपर्टी को रिटेन भी करके कितने समय तक रख सकते हैं, 180 डेज के लिए। वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सीज हो रहा है जिसमें हम लोग को रीजन टू बिलीव है, हम लोग को लग रहा है, लॉजिक लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना प्रोसीड ऑफ क्राइम से है, तो हम उसको सीज करके रख सकते हैं कितने समय के लिए, 180 डेज के लिए। फिर अपन जब सीज करेंगे तो इसका कॉपी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर का जो कॉपी होगा, माफ करिएगा, ऑर्डर का जो कॉपी होगा ये अपन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक एनवेलप में, सील्ड एनवेलप में भेज देंगे कि हमने भी इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा है फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 180 डेज मैक्सिमम। गॉट इट एवरीवन। जैसे 180 डेज कंप्लीट होगा, 180 डेज के कंप्लीट होते साथ हम ये प्रॉपर्टी सामने वाले को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। अगला, कंडीशन बिफोर ऑथराइजेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे ऑथराइज करेगा उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगेगा कि प्राइमा फेसी, ऊपर ऊपर से देख के लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, तभी वो ये ऑर्डर देगा, वरना ये ऑर्डर नहीं देगा। गॉट इट एवरीवन। अगेन सेक्शन नंबर 21 भी यही है, सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट सेक्शन नंबर 20 वाला, कॉपी पेस्ट, वहां पे भी 180 डेज तक अपन प्रॉपर्टी को रख सकते हैं और यहाँ पे भी अपन रिकॉर्ड को रख सकते हैं कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए। वही सारी बातें एकदम कॉपी पेस्ट सेम, ठीक है। सेक्शन 23, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व 2 और more ट्रांजैक्शन एंड वन इज प्रूव्ड टू बी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो आगे को भी अपन मान लेंगे कि ये भी इंटरकनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही ट्रांजैक्शन होगा। कहने का मतलब बच्चों, जैसे होता है ना कि मान लो एक चोर पकड़ा गया और उसके 2 साथी बाहर खड़े थे, तो अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, चोरी होंगे। इसी तरीके से मान लो 3 ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने ए को भेजा, ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, यानी मुझे, डी फॉर देबाशिश, मुझे भेजा। अब ये प्रूव हो गया है कि मेरा जो पैसा था मैंने वो ए को मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा भेजा है, तो मेरे से ए को मैंने जो पैसा भेजा है वो ट्रांजैक्शन प्रूव हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि बी से सी, सी से मेरे को ही तो आ रहा है, तो ये सारे ही ट्रांजैक्शन कौन से हो जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग वाले। तो इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन को हमेशा ये माना जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रांजैक्शन होगा अगर उनमें से एक ट्रांजैक्शन भी सही प्रूव हो गया। इफ दिस क्लियर एवरीवन। चलिए,
इसके बाद बहुत पुराना एक सेक्शन है, ठीक है, पर उसको छोड़ देते हैं अपन। यूएपीए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पीएमएलए का वन शॉट है। तो पीएमएलए का वन शॉट बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पीएमएलए का वन शॉट यहाँ पे फिनिश हो गया है। सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए आप लोग को। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपको जैसा भी लगा, डेफिनेटली आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक बच्चों का ये सवाल होता है कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो डोंट वरी, नोट्स पिन हो जाएंगे और पीडब्ल्यू चैनल वाले डाल देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिंड मिल जाएगा। गॉट इट, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। सर क्या कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, यस डाउट भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डाउट डाल दीजिएगा अपना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और अगर आपको कोई भी और डिमांड हो कि सर ये आपने पीएमएलए का आपने बना दिया, एफसीआरए का आपने बना दिया, अब कोई और वीडियो भी आपको अगर चाहिए तो आप बताइए, मैं आपको वो वाला वीडियो भी बना के दूंगा। गॉट इट एवरीवन, डू शो मी योर लव बिकॉज making a video for you all and completing all the lectures for PMLA in one shot, in one video is quite tough। बहुत जल्दी बोलना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है ताकि बच्चों को कम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल का काम है। तो मैंने अपने पार्ट का मुश्किल वाला काम किया है, आप भी थोड़ा अपने तरफ से प्यार ज़रूर दिखाइएगा। गॉट इट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।